हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको उसी एक्सरसाइज पे पहले चलते हैं जहाँ से हमने पहले वाले वीडियो में शेष बच गए थे कुछ क्वेश्चन। तो आज वही एक्सरसाइज हमारी 1.2 उसके बचे हुए क्वेश्चन लेंगे। और देखिए यहाँ कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने की विधि आपको सिखाई थी, उसी विधि से इनकी हम ज्ञात कर देंगे। जैसे 12 है तो पहले 12 के हम अभाज्य गुणनखंडन करेंगे इसका। 2 छिके 12, फिर 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3, ये आ जाए। तो हम 12 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। और 15 है, 15 का भी ऐसे ही कर देंगे 3 से, 3 5 15 और 5 एकम 5। तो 15 को यहाँ लिखेंगे हम 3 गुणा 5। और इसके बाद 21 है, 21 के भी गुणनखंडन कर दो। 3 से डिवाइड किया, 3 7 21, और फिर 7 से किया, 7 एकम 7, तो 3 गुणा 7। अब इसका एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, बड़ा आसान है। एचसीएफ कैसे निकलेगा? जो इन तीनों में कॉमन है वो देखो कौन सी संख्या है। जैसे हम देख रहे हैं इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ये कॉमन है तो 3। और कोई चीज कॉमन नहीं है जो तीनों में है, तो इसका मतलब एचसीएफ इज इक्वल टू 3 है। एलसीएम के लिए क्या है? एलसीएम के लिए सब ऊपर वाले सभी लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 3। देखो हो गए तीनों। अब ये भी लिखो, लेकिन ये 3 छोड़ दो क्योंकि इसमें आ चुके हैं, तो 5। और इसके भी सभी ये छूट जाएगा क्योंकि ये हमने पहले ले चुके, हम इसमें 3 और 7 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी गुणा करें, 7 5 35, ये 105, 105 दूनी 210, 210 दूनी 420। एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया। बस हमने यही ज्ञात करना था, एलसीएम और एचसीएफ। आप बस ये क्लियर होने चाहिए कि हमने एलसीएम निकालना है तो सारे गुणखंड लेंगे, इसके भी, इसके भी, इसके भी, लेकिन उसको छोड़ देंगे जो इसमें आ चुका है वो इसमें दोबारा आ गया है तो उसको छोड़ देंगे, इसका भी छोड़ देंगे ऐसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पे है वो भी। ये संख्या और आगे हमारी 17 23 29, इसके भी हमने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इन संख्याओं को देख के हमें पता लगता है कि ये तीनों संख्याएं प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्या का जो गुणनखंड है, जैसे 17 है, 17 का गुणनखंड 1 गुणा में 17, बस यही होता है। ऐसे 23 का हो जाएगा 1 गुणा 23, ऐसे 29 का हो जाएगा 1 गुणा 29। क्यों? क्योंकि अभाज्य जो संख्याएं होती हैं, प्राइम नंबर जो होते हैं, उनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड वो सेल्फ, वो संख्या। अब इसमें क्योंकि हमने एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ के लिए मैंने बताया जो कॉमन फैक्टर है वो ये है 1 1 1 तीनों में, तो इसका 1 हो गया। और एलसीएम जो निकालना हमने, एलसीएम के लिए इसके हम दोनों गुणनखंड ले सकते हैं, 1 गुणा में 17, फिर एक को छोड़ दो या 23 आ गया, फिर इसको छोड़ दो 29 आ गया। क्यों छोड़ दिए? क्योंकि ये पहले आ चुका है। और एक ना भी लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन तीनों की गुणा आ जाए 17 23 29। अब इनकी गुणा करो, 23 गुणा 17 करेंगे, 17 तिया 51, 5 17 34 और 5 39, और इसकी गुणा कर देंगे फिर 29 से, 9 एकम 9, 9 निमा 81, असल 8, 9 तिया 27 और 8 35, 2 एकम 2, 2 निमे 18 और 2 तिया 4 1 7, 9 3 8 5 13, 10 11, ये आ जाएगा। तो इसका एचसीएफ ये आएगा, एलसीएम 11,339। एचसीएफ हमने पहले निकाल रखे हैं 1। 8 9 और 25, इनका भी हमने एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। पहले इनके गुणनखंड करेंगे 8 के करेंगे, तो 2 चौके 8, और फिर 2 से, और फिर 2 से
ये आ गया 8 इज इक्वल टू क्या 2 × 2 × 2। 9 के अगर हम करेंगे तो 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3, तो 9 के क्या आगे फैक्टर 3 × 3 3 × 3। और 25 की हम ऐसे कर सकते हैं 5 से 5 5 25 और फिर 5 से 5 एकम 5, तो 5 × 5। देखिए अब यहाँ हम HCF ज्ञात करें। इनमें कॉमन क्या है जो तीनों में है, ऐसा कोई भी अंक नहीं है, कोई भी डिजिट ऐसा हमें दिखाई नहीं दे रहा जो तीनों में कॉमन है। इसमें दो दो दो, इसमें दो नहीं, इसमें दो नहीं है, तो कॉमन नहीं है ना। जब ऐसी स्थिति आपके सामने आए तो वहां HCF क्या होता है 1। ये कहां से आया? क्योंकि हम 1 से गुणा भी कर दें तीनों को तो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो नीचे 1 है, तो इसलिए इसका HCF 1 है। और एलसीएम के लिए क्या करोगे, इसके तीनों फैक्टर लिख लो, 2 × 2 2 × 2 × 2, ठीक है। इसके भी दोनों 3 × 3, इसके भी दोनों 5 × 5। हम वो छोड़ते हैं जो पहले आ चुके हैं, ऐसा इनमें है ही नहीं। पाँचों पाँचों 25 25 दिया, 25 निमा कर लो, 3 दिया 9, 25 निमा 225, 225 दूनी 450, 450 दूनी 900 और 900 दूनी ये आ गया। गुणा का एक शॉर्ट मेथड ये भी आप यूज कर सकते हो, जैसे 5 गुणा में 2 करोगे 10 हो गया, हमें पता है, और इस 5 गुणा इस 2 के साथ करोगे ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है। अब जो बच गया कौन सा बच गया, 3 किया 9 और 9 दूनी 18 बच गया, तो 18 की तो हमें पता लग गया 18 10 और 10 ये है, तो सीधा यही आ जाएगा 1800। इस स्टेटमेंट को देखिए, HCF और ब्रैकेट में लिखा है 306 और 657। इसका मतलब ये है कि 306 और 657 का HCF 9 दिया हुआ है, और एलसीएम इनका ज्ञात कीजिए। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। अब इस तरह के सवाल में हमने क्या करना है, वही अपना जो हमने अभी अभी एक फार्मूला अडॉप्ट किया था इन क्वेश्चन से। क्या किया था कि दो संख्याएं हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू क्या था, इन दोनों संख्याओं की जो गुणा है वो होगी HCF इंटू एलसीएम। ये दो संख्या कौन सी है, 306 और 657। HCF क्या हमें पता है 9 है, एलसीएम हमने ज्ञात करना है इन्हीं दोनों का। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम या तो यूं का यूं आप इनमें मान पुट कर दो, बस वैल्यू पुट कर दो आ जाएगा। जैसे फर्स्ट 306 है, सेकंड 657 है, इज इक्वल टू HCF 9 है, एलसीएम ज्ञात करना है। इस 9 को इधर ले आइए, इधर क्या रह जाएगा, सिर्फ एलसीएम रह जाएगा, यही हमने ज्ञात करना है। ये 9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 306 इंटू 657 और बटे 9 हो गया। 9 से इसको काट दो, 9 तिया 27, बच गए 3, 9 चौका 36, ये 9 से कट जाएगा। अब 34 की और 657 की मल्टीप्लाई करें तो वो हमारा आंसर आ जाएगा 657 इंटू 34, 4 7 28, 4 5 20 और 2 22, और 4 4 24 और 2 26, 3 7 21, 2 3 5 15 और 2 17, 3 6 18 1 19, 8 3 7 और 6 13 और 2 11 1 12 और 2, ये आ जाएगा 338। ये एलसीएम आ गया। एलसीएम ही ज्ञात करना था, एलसीएम इज इक्वल टू 22,338। यहाँ फिफ्थ क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी पूर्णांक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर ये होते 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इनमें से वैल्यू है n की, और इसकी जो
बेस है वो 6। तो यहां हमने क्या बताना है, देखिए हम जानते हैं कि किसी भी या कोई भी प्राकृत संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है वह 5 से अवश्य विभाज्य होगी। अर्थात जिस प्राकृत संख्या में इकाई का अंक शून्य होगा वो संख्या 5 से जरूर भाग हो जाएगी। या हम कह सकते हैं उस संख्या के गुणनखंडों में 5 भी एक गुणनखंड होगा। और यह हमारे पास है 6 की पावर n। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर n। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ ना 5 है और 5 नहीं है तो ये 5 से भाग नहीं हो सकती। 5 से भाग नहीं हो सकती तो इसका मतलब ये संख्या 0 पर भी समाप्त नहीं हो सकती। इस प्रकार इसके गुणनखंडों में 5 नहीं है। अतः यह संख्या पांच से भाग नहीं हो सकती। अर्थात 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। यही हमने बताया। यहाँ पे कुछ संख्या दी हुई है और हमने व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये दो संख्याएं दे रखी हैं, ये और ये भाज्य संख्याएं हैं दोनों। आपने बताना है क्यों भाज्य है। भाज्य संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्या वो होती है जो किसी से भाग हो जाए, यानी कि जिसके गुणनखंड 2 से ज्यादा होते हैं वो भाज्य संख्या कहलाती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि भाज्य संख्या वो होती है जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और से भाग हो जाए तो वो भाज्य संख्या होती है। अब यहाँ देखिए, हम चेक करेंगे क्या ये किसी से भाग होती है एक और स्वयं के अतिरिक्त, और इसको भी चेक करेंगे ऐसे ही। तो पहले ये है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13,
ये दो संख्याएं हैं हमारे सामने। ये संख्या सारी यहां से यहां तक एक संख्या है, क्योंकि इसके गुणा है बीच में, मल्टीप्लाई है, तो हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक ही संख्या आ जाएगी। और प्लस दूसरी ये 13 है। ठीक है, यहाँ दो संख्या है और इन दोनों संख्याओं में हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि 13 कॉमन है। 13 इसमें भी है और 13 इसमें। कॉमन निकालेंगे तो इसमें क्या बच गया? 7 इंटू 11 इंटू 1, या और प्लस इसकी जगह 1, ये बच जाएगा। अब यहां एक बात क्लियर है, अगर इस ब्रैकेट से बाहर 13 है, इट मीन्स ये पूरी संख्या 13 से डिवाइड हो रही है, 13 से भाग हो रही है, क्योंकि बाहर मल्टीप्लाई है 13। किसी भी संख्या से बाहर, यानी कि किसी भी संख्या को अगर हम 13 से डिवाइड करें, जैसे 13 गुणा में 1 है, या 13 गुणा में 2 है, या 13 गुणा में 3 है, 13 गुणा में 5 है, 13 गुणा में कुछ भी है 6 है, तो इनका जो आएगा, ये जो संख्या होंगी ये सारी 13 से डिवाइड जरूर होंगी, क्योंकि इसमें 13 एक फैक्टर है। जैसे ये 13 एकम 13 हो जाएगा, ये 13 दूनी 26 हो जाएगा, 13 तिया 39 हो जाएगा, 13 पाँच 65 है, 13 छक्का 78 है। ये सारी संख्या 13 से डिवाइड जरूर होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनमें एक फैक्टर 13 है। इसी प्रकार ये है, इसमें एक फैक्टर 13 है और दूसरा फैक्टर चाहे कुछ भी है, लेकिन हमें ये पता लग गया कि ये 13 से डिवाइड जरूर होगी। हम लिख सकते हैं यह संख्या 13 से भाज्य है, 13 से भाग होती है। ठीक है, अब हमने देखना क्या था? हमने चेक करना था एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से भाग होती है? यस होती है, 13 से भाग होती है, तो इसका मतलब ये भाज्य है। दूसरी संख्या ये है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5 है। यार इसमें भी ये पूरी संख्या 1 है, और दूसरी ये है 5, इसमें भी कॉमन है। 7 इंटू 6 इंटू 5 की जगह आ जाएगा 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस इस 5 की जगह भी 1 कॉमन निकाल लिया हमने 5। यहां भी ये देखने से पता लग गया कि ये 5 से डिवाइड है। यहां लिख सकते हैं यह संख्या 5 से भाज्य है। ठीक है, 5 से भाज्य है तो इसका मतलब ये भी भाज्य संख्या है, दोनों ही भाज्य संख्या है। हमने ये बताना था ना, ये भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन क्यों है? क्योंकि ये एक और अपने अतिरिक्त किसी और से भी भाग होती है। हम या लाइन लिख भी सकते हैं कि ये, वैसे तो हमने लिख दिया है कि यह संख्या 13 से भाज्य है, इसलिए यह भाज्य है, और यहां भी लिख सकते हैं इसलिए यह भाज्य संख्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन की लंबी स्टेटमेंट है, एक बार इसको ध्यान से हम पढ़ेंगे फिर इसको करेंगे। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, जैसे ये पथ है। इस पथ पे दौड़ना है उन्हें। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। जैसे मान लो यहां से सोनिया दौड़ना प्रारंभ करे तो ये पूरा एक चक्कर लगा के यहां वापस आएगी, तो सोनिया को लगते हैं 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि भी यहीं से स्टार्ट करेगा और उसको एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं, यानी कि एक को 18 मिनट लगे, एक को 12 मिनट लगे। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, यानी कि यहां से प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में और एक ही समय पर चलते हैं। लेकिन सोनिया 18 मिनट के बाद यहाँ पहुंचती है और वो 12 मिनट के बाद यहाँ पहुंच जाता है।
कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कि अब यहां दोबारा वो कितने समय पर इकट्ठे दोनों मिलेंगे आपस में, यानी कि वो कौन सा समय होगा, कितने समय बाद वे दोनों इसी स्थान पर दोनों इकट्ठे मिलेंगे चक्कर लगाते लगाते। ठीक है, ऐसे सवालों में आपने क्या करना है, ऐसे सवालों में इन दोनों का एलसीएम ज्ञात करना है। जो एलसीएम होगा वो इन दोनों का दोबारा से पुनः मिलने का समय होगा। अब हम 18 और 12 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, हमारा वही अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। 18 का 2 में 18, फिर 3 से 3 तिया 9 और फिर 1 से, तो 18 क्या हो गया 2 3 गुणा 3 और 9 ये क्या 12 का भी हम ऐसे ही कर देंगे, 2 छिके 12 और 2 तिया और 3 से करेंगे 3 एकम 3, तो 12 के जो गुणनखंडन है वो 2 इंटू 2 इंटू 3 है। ठीक है, अब यहां हम निकालेंगे एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वो समय होगा ये जब ये दोबारा चक्कर लगाते लगाते इसी प्रारंभिक स्थान पर इकट्ठे फिर मिलेंगे, वो समय आ जाएगा। इसके 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि पहले वाला के तीनों फैक्टर हमने यहाँ लिख दिए, इसके भी लिख दो, लेकिन इसका ये 2 छोड़ दो क्योंकि ये आ चुका है, कि 3 छोड़ दे भी आ चुके, सिर्फ ये 2 आएगा। तो कितना है, 2 तिया 6 और 6 तिया 18 दूनी 36 मिनट जो होंगे ना, 36 मिनट में ये दोबारा फिर वही इकट्ठे होंगे। तो हम लिख सकते हैं, ये पूछा गया ना कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, आता है 36 मिनट बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर फिर मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसका एलसीएफ निकाल के हमने पता कर लिया कि ये दोबारा से उसी स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। अब हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, सवाल मुश्किल नहीं है, केवल आप ध्यान दें और प्रैक्टिस पे ध्यान दें तो सवाल आराम से आप कर लेंगे। तो इसके बाद अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।